हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का ये 21वां भाग है। करंट अफेयर्स का ये 21वां भाग है। इसमें आज पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं के अंतर्गत हम पहला पढ़ने जा रहे हैं हागिया सोफिया संग्रहालय। हागिया सोफिया संग्रहालय के चर्चा में होने का मुख्य कारण क्या रहा, तो थोड़ा सा इसके विषय में जान लें कि 10 जुलाई को, ये 10 जुलाई 2020 को तुर्की स्थित ये सुप्रीम कोर्ट, ये तुर्की के सुप्रीम कोर्ट जो इस्तांबुल में है, ध्यान रखेंगे कि तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने इस्तांबुल स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का विवादास्पद निर्णय दिया है, इसलिए यह चर्चा में रहा। तुर्की के सर्वोच्च न्यायालय ने इस्तांबुल स्थित इस संग्रहालय यानी कि हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का ये निर्णय दिया है। और यह निर्णय, ये बहुत बड़ा निर्णय है, ये विवादित निर्णय है, क्योंकि इसका इतिहास देखेंगे तो हागिया सोफिया संग्रहालय ये पहली बार बिजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन, इसका निर्माण 537 ईस्वी में बिजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन ने एक गिरजा घर के रूप में किया था। ध्यान रखेंगे कि सोफिया संग्रहालय का निर्माण बिजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन ने, इसका निर्माण ईसाई गिरजाघर के रूप में किया था। लेकिन जब 1453 में आप जानते हैं कि तुर्कों ने इस्तांबुल पर अधिकार कर लिया, तो इस्तांबुल पर अधिकार करने के उपरांत इसे मस्जिद में बदल दिया था। फिर 1934 में जब तुर्की का एक धर्मनिरपेक्ष शासक कमाल अतातुर्क हुआ, तो उसने कमाल अतातुर्क ने इसे संग्रहालय में बदल दिया था। और यह वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, ध्यान रखेंगे यूनेस्को के ये विश्व धरोहर की जो स्थलों की सूची है, स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो सोफिया, ध्यान रखेंगे, हागिया सोफिया संग्रहालय विवादित रहा, चर्चा में रहा। उसका मुख्य कारण ये था कि तुर्की के सर्वोच्च न्यायालय ने इस्तांबुल स्थित इस संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया है। ये निर्णय विवादित निर्णय है। ऐसी स्थिति में इसका इतिहास देखेंगे कि वास्तव में था क्या, तो 537 ईस्वी में बिजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने इसे ईसाई गिरजाघर के रूप में निर्माण कराया था। फिर 1453 में जब तुर्कों ने इस्तांबुल पर अधिकार कर लिया, तो इसे मस्जिद में बदल दिया। लेकिन फिर 1934 में तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष शासक कमाल अतातुर्क हुए, तो इन्होंने पुनः इसे
संग्रहालय में बदल दिया था। ध्यान रखेंगे कि ये धर्मनिरपेक्ष शासक थे कमल अतातुर्क, तभी से 1934 से ही यह संग्रहालय का रूप धारण किया हुआ था। और वर्तमान में यह यूनेस्को जो विश्व ये धरोहर स्थलों की सूची रखी है, उस विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी ये हागिया सोफिया संग्रहालय शामिल है। और इसी संग्रहालय को वर्तमान में 10 जुलाई को तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये मस्जिद में बदलने का विवादित निर्णय सुनाया है। यही कारण है कि यह चर्चा में रहा। नेक्स्ट, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना। आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण संस्था है सुरक्षा परिषद, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये 5 जो परमानेंट सदस्य हैं वो है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ये 5 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य परमानेंट सदस्य हैं। और यह यूएनओ द्वारा किसी भी प्रस्ताव, यूएनओ द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को ये वीटो लगाकर रोक सकते हैं। और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इन अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है। और इस बार यानी कि इस बार भारत भी इसका अस्थायी सदस्यों में चुन लिया गया है। और यह एक प्रकार से भारत का 8वीं बार सुरक्षा परिषद में ये चुनाव हुआ है। भारत के साथ साथ इसमें आयरलैंड, भारत के साथ साथ इस बार अस्थायी सदस्यों में आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे तथा केन्या का भी चुनाव हुआ है। भारत के साथ साथ इस बार आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे तथा केन्या को भी शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे कि इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। तो ये 1 जनवरी 2021 से 22 तक रहेंगे। इनका जो कार्यक्रम होगा 1 जनवरी 2021 से ये 2022 तक, मीन्स 31 नवंबर 2022 तक ये इसका सदस्य रहेंगे। नेक्स्ट, कोविड-19 पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन। ध्यान रखेंगे कि नाम ये हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने और मिस्र के नासिर ने, यूगोस्लाविया के टीटो ने, नेहरू, नासिर और टीटो ने ये किसी भी गुट यानी कि अमेरिका या रूस किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय किया था। इसलिए पंडित नेहरू के पहल पर इस संगठन का स्थापना हुआ था। इसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ध्यान रखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ये यूएनओ के बाद, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद ये सबसे बड़ा संगठन है जिसमें 120 देश शामिल है। ये नॉन अलाइन्ड मूवमेंट इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका पूरा नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का वर्तमान में जो 120 सदस्यीय संगठन है, इसी संगठन का सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। ध्यान रखेंगे कि यह सम्मेलन अजरबैजान के राष्ट्रपति के आह्वान पर हुआ था, जिनका नाम है इल्हाम
ईएफ के आह्वान पर यह सम्मेलन हुआ था, वर्चुअल आभासी सम्मेलन हुआ था, क्योंकि अजरबैजान ही इस समय वर्तमान में नाम का अध्यक्ष है। इस 120 सदस्यीय संगठन का अध्यक्ष वर्तमान में अजरबैजान है। आप जानते हैं कि यह वर्तमान में अजरबैजान और आर्मेनिया के बाद आर्मेनिया के साथ युद्ध हो रहा है, और हो सकता है कि यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी भी हो रही हो, और यही अजरबैजान 120 सदस्यीय संगठन नाम का वर्तमान में अध्यक्ष है। तो अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के आह्वान पर इस वर्चुअल सम्मेलन को बुलाया गया था। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाया गया था। इसमें हमारे मोदी सहित, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी सहित विश्व के 30 से अधिक वैश्विक नेताओं ने इसमें भाग लिया था। और सबसे बड़ी बात है कि पहला अवसर है ये 2014 के बाद, जब से हमारे मोदी जी सत्ता संभाले हुए हैं, 2014 के बाद ये पहला अवसर है जब उन्होंने नाम में भागीदारी की है, मीन्स इस संगठन में भागीदारी की है। नेक्स्ट, यूएन गरीबी उन्मूलन गठबंधन। यूएन गरीबी उन्मूलन गठबंधन ये का जो संगठन है, उस संगठन का भारत संस्थापक सदस्य बना है। एक चीज आप बताना भूल गए थे, चले बाद में देखते हैं। ये यूएन गरीबी उन्मूलन गठबंधन, आप जानते हैं कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण सभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखेंगे कि ये प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बांडे हैं। प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बांडे ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने ही कोविड-19 के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस संगठन को स्थापित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांडे ने कोविड-19 ये कोरोना महामारी के बाद विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, उस विश्व अर्थव्यवस्था, ये विश्व अर्थव्यवस्था को ये बढ़ावा देने, विश्व अर्थव्यवस्था को ये बढ़ावा देने की कोशिशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस संगठन की स्थापना की हुई है। इस संगठन की स्थापना प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद ने 25 जून, ध्यान रखेंगे कि 25 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र गरीबी उन्मूलन एक संगठन बनाया है, और उस संगठन का संस्थापक सदस्य के रूप में भारत भी शामिल हुआ है। नेक्स्ट, विश्व का दूसरा बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? ये प्रश्न इस समय आजकल पूछे जा रहे हैं कि विश्व का दूसरा बड़ा आयातक देश कौन है? तो ध्यान रखेंगे कि भारत है ना। ये हथियारों का दूसरा बड़ा आयातक देश भारत है। तो यहां से प्रश्न खड़ा होता है कि पहला कौन है? तो पहला है सऊदी अरब। ये सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। यही से पूछा जाएगा कि अगर आयातक सबसे बड़ा सऊदी अरब है, दूसरा भारत है, तो विश्व का हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो है अमेरिका। आप जानते हैं कि भारत, अगर थोड़ा सा परिवेश में देखेंगे, अगर कहेंगे कि अगर विश्व के
जो बड़े हथियार, ये बड़े हथियार आयातक देश कौन है? आयातक देश कौन है? उसी तरह विश्व के बड़े हथियार निर्यातक देश कौन है? तो ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा आयातक तो हमने देखा अभी कि सऊदी अरब है, दूसरा भारत है, तीसरा मिस्र है, चौथा ऑस्ट्रेलिया है और पांचवा चीन है। ये विश्व के 5 बड़े हथियार आयातक देश है। उसी प्रकार विश्व के 5 बड़े निर्यातक देश कौन है? तो ध्यान रखेंगे कि वैसे अमेरिका है, अमेरिका के बाद रूस है, रूस के बाद फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है और इसके बाद आपका एक अस्थायी सदस्य भी है, आपका अस्थायी नहीं है, वो है जर्मनी और जर्मनी के बाद है चीन। तो चीन विश्व का 5वां बड़ा हथियारों का आयातक भी है और 5वां बड़ा निर्यातक है। और प्रश्न खड़ा होता है कि भारत किन देशों से अपना हथियार सर्वाधिक आयात करता है? तो ध्यान रखेंगे कि भारत अपने हथियार का 54% ये 54% रूस से आयात करता है, जबकि 14% अपने हथियारों का आयात वह इजराइल से करता है, जबकि 12% वह अपने हथियार फ्रांस से मंगाता है। तो भारत ये विश्व का दूसरा बड़ा हथियारों का आयातक देश है और पहला देश है सऊदी अरब। नेक्स्ट ये पॉइंट इनको देख लेते हैं। यूरोपीय संघ, आप जानते हैं कि यूरोपीय संघ 28 देशों का एक संगठन है। 28 देशों का संगठन है, इसमें से एक सदस्य बाहर हो गया है। 47 वर्ष इस संगठन में रहने के बाद ब्रिटेन 31 जनवरी, ध्यान रखेंगे कि ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को इस संगठन से अलग हो गया है। यूरोपीय संघ में अब 28 नहीं बल्कि 27 देश हैं, क्योंकि 43 वर्ष रहने के बाद इस संगठन से, यूरोपीय संगठन से ब्रिटेन में जन्म संग्रह हुआ था। 2 प्रधानमंत्री इसमें असफल हो गए, त्याग पत्र भी देना पड़ा था और अंततः ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया। यह 1973 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना था और यह 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संगठन से अलग हो गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल। आप जानते हैं कि इसका नाम ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था, लेकिन जब भारत शामिल हुआ था तो इसका नाम राष्ट्रमंडल कर दिया गया था। ये 54 सदस्य, 54 मेंबर है इसमें। ये 54 सदस्य देश वो हैं जो कभी ब्रिटेन के अधीन हुआ करते थे। ये ब्रिटेन ने जिन पर शासन किया था, अधिकार किया था, उस 54 सदस्यीय संगठन में एक पूछा गया है कि कौन देश अभी मीन्स फरवरी 20 में शामिल हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि इस 54 सदस्यीय देश में जो संगठन है वो मालदीव, ये मालदीव 2016 में निकल गया था, निलंबित कर दिया गया था राष्ट्रमंडल के द्वारा। तो 2016 में निकल गया था और मालदीव ही पुनः फरवरी 2020 में शामिल हो गया है। तो राष्ट्रमंडल संगठन में शामिल होने वाला अंतिम देश मालदीव है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच। ध्यान रखेंगे कि विश्व आर्थिक मंच, ये 100 तकनीकी कंपनियां, ये विश्व आर्थिक मंच ने जो रिपोर्ट जारी की है
उसमें ये 100 ये तकनीकी कंपनियों को शामिल किया है। इसमें भारत की 2 कंपनियों को भी शामिल किया गया है। वो कंपनी है जेस्ट मनी और दूसरी कंपनी है ये स्टी लैब्स। इस जेस्ट मनी और स्टी लैब्स ये 100 तकनीक कंपनियों में शामिल किया गया है। जेस्ट मनी का कार्य क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जेस्ट मनी एक ऐसी कंपनी है जो भारत में कर्ज सुविधा ऐसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है जो सीधे बैंकों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि स्टी लैब्स डेयरी उत्पादों को फार्म से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की कार्य करने में मदद करती है। लास्ट आरबीआई, ध्यान देंगे कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ये $400 मिलियन का ये स्वेप करेंसी, ये करेंसी स्वेप इसको बोलते हैं, ये मुद्रा की अदला बदली, ये $400 मिलियन की ये करेंसी स्वेप या मुद्रा की अदला बदली किसके साथ किया हुआ है, तो श्रीलंका के साथ किया हुआ है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा $400 मिलियन का करेंसी स्वेप मीन्स मुद्रा की अदला बदली ये श्रीलंका के साथ क्या हुआ है, उस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो आपका टेस्ट पेपर से होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और है कि आप लोग ये लगभग आपका व्हाट्सएप हम बंद करने वाले हैं, इसलिए सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ने का प्रयास करें। आपके जो इसका आपका टेलीग्राम में ही आपके टेलीग्राम इस व्हाट्सएप में ही जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।